हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल के बारे में और आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रकाश के किसकी अपवर्तन की। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के अंदर हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से इसके नियम हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी प्रकाश के परावर्तन की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले वाला सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का प्रयास करें। ठीक है, अपने साथी बच्चों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ अपवर्तन। किसका अपवर्तन है वो आप समझ लोगे कि प्रकाश के अपवर्तन की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात कर लेते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या चीज़ है? इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। याद रखें, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपवर्तन क्या चीज़ है। अपवर्तन का मतलब ये साफ है कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ से ये चीज़ देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर देता हूँ पहले से। जैसे ये वाला है, ये मान लो कोई भी एक सरफेस है दो माध्यमों को अलग करने वाला, ये पृथककारी पृष्ठ मान सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाली साइड है वायु, यहाँ क्या है? वायु है, एयर है। ठीक है, और नीचे वाली साइड मान लो यहाँ पर है जल, यहाँ क्या है? जल है। तो ये दो माध्यम हो गए, यानी कि ये नीचे वाली साइड यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ध्यान से सुनना एक चीज़ है, नीचे वाली साइड में यहाँ पर कोई पानी है। ये दो माध्यम हो गए। माध्यम नंबर एक कौन सा है? यहाँ पर है माध्यम नंबर एक जल। माध्यम क्या होता है? माध्यम एक ऐसी भौतिक अवस्था है जिसमें से प्रकाश या तो पूरा ही निकल जाए या फिर कुछ आंशिक गुजर पाता है, तो वो माध्यम कहलाता है। ठीक है ना, तो माध्यम दो हो गए, यहाँ पर एक जल हो गया और एक क्या हो गया? वायु हो गया। तो दो माध्यम है। और ये वाली जो सतह है ये पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ या इसको अपवर्तक सरफेस कहते हैं। पृथककारी सतह जो इन दोनों माध्यमों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ है। मान लो जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए यहां से ये प्रकाश किरण चलकर आ रही है इस वाले माध्यम पे, इस पृष्ठ पर गिर रही है। तो जब कोई किरण प्रकाश के एक माध्यम से चल के दूसरे पे गिरे तो इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था ये काल्पनिक रेखा होती है, इसको अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो ये प्रकाश किरण जो है वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। जाना इसको कहाँ से चाहिए था? यहाँ से चाहिए था, सीधा निकलना चाहिए था इसको। पर ये जो किरण जो है ये सीधी ना निकल करके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मतलब ये किरण जो है वो यहाँ से जाती है। सीधी बनानी है, ठीक है ना आपको, एकदम सीधी। तो ये किरण अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो इसी को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर दो माध्यम है। कौन कौन सा माध्यम है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको माध्यम दिखाई दे रहा है ये वायु, ये एक माध्यम है, इसको बोलते हैं वायु तो है ये, पर इस माध्यम को बोलते हैं विरल माध्यम। और मैं बताऊंगा मैं विरल क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम, विरल माध्यम। और नीचे वाला जो ये माध्यम है इस माध्यम को बोलते हैं डेंस डेंस मीडियम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम। अब सघन और विरल क्या चीज है ये दोनों मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अपवर्तन क्या चीज है? जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से या अपनी मार्ग जो भी मार्ग उसका था उससे हट जाती है और प्रकाश की इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। हटती क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये अपन अभी बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहां से एक चीज सुनिए। यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये इस अपवर्तक पृष्ठ पर है। ठीक है ना, ये पृथककारी जो पृष्ठ जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके ऊपर है। ये वाली जो किरण है, जैसे मान लो इस किरण को मैं नाम दूं P और यहाँ पर नाम दूं मैं बिंदु Q और यहाँ पर नाम दूं मैं R। तो ये वाली जो आपके पास PQ जो किरण है, ध्यान से सुनिएगा, PQ जो किरण है वो है आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित आपतित किरण का मतलब होता है जो किरण क्या हो जाती है किसी पृष्ठ पर आकर गिरती है उसको अपन आपतित किरण बोल देते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब दूसरी जो ये किरण क्यू आर आपको जो दिख रही है, ये क्यू आर वाली जो किरण है ये कौन सी किरण है? ध्यान से सुनिएगा, ये किरण परावर्तित किरण नहीं है। अब
वो परावर्तित किरण तो उसी माध्यम में लौटती है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई ना, अपन अपने मार्ग से हट गई, तो इस वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण नहीं होकर के ये वाली किरण है अपवर्तित किरण, ध्यान रखना। अब लेंस की बात आएगी तो अपवर्तन यूज करेंगे, और जब दर्पण की बात आती है तो हम परावर्तन यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरण जो है वो दूसरे वाले माध्यम में प्रवेश कर चुकी है, वहां पर दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं कर रही थी। तो ये वाली जो किरण आपके सामने है, ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? अब देखिए यहां से ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और ये वाला जो अभिलंब है, ये अभिलंब है, और अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच का कोण ये कहलाता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, तो ये याद रखें, यहाँ पर एन और एन डैश जो है ये यहाँ पर अभिलंब है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है जो इन दोनों माध्यमों को क्या कर रही है, दोनों माध्यमों को अलग कर रही है। ठीक है ना, ठीक है, दोनों माध्यमों को क्या कर रही है, एक लंबवत रेखा खींची गई है ये पर। ठीक है, तो यहाँ पर एन और एन डैश जो है वो क्या है, इस माध्यम का, सॉरी, हाँ, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ये अभिलंब है। ठीक है, अब दूसरी बात है, यहाँ से मैंने आपको बताया अभी कोण आई बराबर है, कोण आई बराबर कौन सा कोण है, आपतन कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और कोण आर जो है वो है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। तो ये चीजें जो चित्र में है वो मैंने आपको अभी बता दी है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्या। चलिए, दिखाई दे रहा होगा सभी को, एक बार देख सकते हैं आप, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, और यहाँ पर एन एन डैश अभिलंब है, और कोण आई जो है वो आपतन कोण है, और कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, ये वाला चित्र है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पी क्यू जो किरण है वो एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है। मार्ग जाना कहीं से ये था और ये चली कहाँ से गई, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्यों हट जाती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखे, चलो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप डेफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। ठीक है ना, चलो डेफिनेशन अलग कलर से लिख देता हूं, परिभाषा लिखिए। जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित, या अपने मार्ग से हट जाती है, विचलित, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, हट जाती है, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब क्यों हटी, इसके पीछे रीजन देखिएगा आप। अब आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज बोली थी, प्रकाश जो है उसकी एक प्रकृति होती है, प्रकाश की नेचर है, प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। ठीक है, कौन सी रेखा में गमन करता है प्रकाश, हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अब आप एक चीज ये सुनिए, क्योंकि इसके मार्ग में यानी कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, और इसकी चाल जो है, प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है। निर्वात का मतलब जिसके अंदर से कोई भी माध्यम नहीं हो, माध्यम का मतलब जिसके अंदर कोई भी प्रकार का कण नहीं हो। ठीक है ना,
उसमें सबसे ज़्यादा गति करता है। तो आप मेरे को ये बताइए, एक मैंने यहाँ पर लिया, मान लो ये कोई पदार्थ है, सुनिएगा ध्यान से, ये है वायु, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर दो माध्यम हमने दिए हैं, उनके बारे में ही अपन डिस्कशन करते हैं। ये वाला है कोई जल। अब आप कक्षा 9th में ये पढ़ चुके होंगे कि ये ए नंबर जो माध्यम है और ये बी नंबर माध्यम है। अब आप एक चीज देख चुके होंगे कि वायु जो है, वायु के अंदर कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ये आपको पता है। वायु जो है इसके अंदर कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण तो होते हैं, निर्वात तो नहीं होता, कण तो होते हैं, दूर होते हैं। और इधर वाला क्या है, जल है, बी नंबर क्या है, जल है। और जल के अंदर क्या होंगे, जल द्रव है, क्योंकि वायु क्या है, गैस है, और गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और ये जल है तो इसके अंदर कण क्या होंगे, बहुत ही नजदीक नजदीक, पास पास होंगे, पास पास होंगे। आप ये मानिए, अब मेरे को आप ये बताइए, क्या प्रकाश इस वाले वायु में से जब गुजरेगा प्रकाश अंदर से, और या फिर ठोस में से गुजरेगा, तो बताओ प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होगी। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया कि निर्वात का मतलब जिसके अंदर कोई कण ही नहीं हो उसमें चाल ज्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश के मार्ग में रुकावट कम आती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों चित्रों में आपको लगेगा कि सर वायु के अंदर तो कण बहुत ही कम है, दूर दूर है, और यहाँ तो कण बहुत ही पास पास है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ जो डेंसिटी जो है पार्टिकल्स की, कणों की सघनता जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। यानी कि कण क्या है, पास पास है, कण क्या है, पास पास है। यानी कि घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व क्या है, हाई है, बहुत ज़्यादा घनत्व है। और इसके अंदर कण क्या है, दूर दूर है। वायु में कण क्या होते हैं, दूर होते हैं, दूर दूर है। तो इसका मतलब इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम है। इस पदार्थ का या इस माध्यम का घनत्व क्या है, कम है। तो यहां से एक बात निकल के ये आई है कि अगर इसमें से प्रकाश गुजरेगा वायु में से, तो कणों से बहुत कम टकराएगा, किसकी तुलना में, जल की तुलना में, क्योंकि जल में तो कण बहुत ज्यादा पास पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये जल के अंदर से ये गुजरेगा प्रकाश, तो लगातार कणों से टकराता रहेगा, और टकराएगा तो इसकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। और वायु के अंदर चाल क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है कि वायु के जो जिसमें कण पास पास होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी एक बात बता रहा हूं मैं, जिसमें कण, जिस माध्यम के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, उस माध्यम को अपन बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम, याद रखना। वह माध्यम जिसमें कण क्या हो, दूर दूर हो, उसको हम विरल बोलते हैं। और जिस माध्यम में कण क्या हो, पास पास हो, उस माध्यम को हम डेंसर मीडियम बोलते हैं, यानी कि सघन माध्यम बोलते हैं, सघन, सघन माध्यम बोलते हैं। ध्यान रख लोगे ये वाली चीजें, ठीक है। तो जिसमें कण पास पास होंगे वो सघन है, और जिसमें कण दूर दूर होंगे वो कैसा है, विरल है। तो अब आप ये देखिए कि चाल जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, चाल जो है वो प्रकाश की, वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, आप मेरे को ये बताइए। अब बोलोगे कि सर जो प्रकाश की जो चाल है वो वायु जो है उसमें कण कम है, इसका मतलब जल और वायु की तुलना में वायु में इसकी चाल ज्यादा होगी प्रकाश की, और जो जल है, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम, क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं या कण कम होते हैं, और इसमें जो कण है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जिसकी वजह से कणों से प्रकाश लगातार टकराएगा, और टकराने से क्या हो जाएगा, प्रकाश की स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस ये वजह होती है। तो यहाँ पर जल क्या है, सघन माध्यम है, और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो याद रखना, यहाँ से अब चित्र में आइए, यहाँ पर एक नंबर, यहाँ से प्रकाश जो है वायु में चल रही थी, तो वायु और यहाँ जल है, तो वायु क्या है, विरल हो गया, क्योंकि वायु में कण जल की तुलना में क्या है, दूर दूर है। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन में आती है, सघन में आ रही है, जल में आ रही है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाएगी। चाहे सघन से विरल में जाओ, चाहे विरल से सघन में, अपने मार्ग से हटेगी। पर जब ये किरण विरल से सघन में आएगी तो इसकी चाल बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आप देखो ये वाली किरण यहां से जानी चाहिए थी, चित्र में देखना एक बार, जो मैं ब्लू से कर रहा हूं, ये वाली किरण यहां से जानी चाहिए थी, पर ये गई नहीं ना, ये अभिलंब की ओर झुक गई। यहां पर देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये अभिलंब है, और अभिलंब की ओर झुक गई, क्योंकि यहां से इतनी दूरी से ये इधर झुक गई। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो इसकी चाल कम हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब विरल सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, जिसके कारण से ये दूर हटेगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए,
एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, और उसके बाद में सघन और विरल माध्यम आपको समझाता हूँ मैं डायग्राम के थ्रू। अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चल के दूसरे में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से हट जाएगी या विचलित हो जाएगी, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और माध्यम दो प्रकार के होते हैं, अपवर्तन में दो यूज किए जाते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम वो होता है वह माध्यम जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, वो विरल माध्यम होता है, और जिसमें कण पास पास होते हैं वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। एक मैं एग्जाम्पल और लेना चाहूँ तो आप मेरे को बताइएगा, अगर मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँ तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है? चलिए आपको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। मैंने एक लिया पानी और एक मैंने लिया कांच, ठीक है। अब इन दोनों में से आप चेक करके बताइए सघन कौन सा होगा, विरल कौन सा होगा। जल्दी जल्दी आपके कमेंट सेक्शन में आंसर भी आने चाहिए, और आप मेरे को बता भी सकते हो कि कौन सा आंसर सर इसमें सघन होगा और कौन सा विरल होगा। तो आप मेरे को ये बताइए कि पानी जो है वो कैसा माध्यम है, क्योंकि पानी क्या है, द्रव है। आप किसमें 9th क्लास में पढ़ के आए हो, पानी द्रव है, और यहाँ पर कांच जो है वो क्या है, ठोस है। तो आप मेरे को ये बताइए, ठोस के कण तो बहुत पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े इसे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो है पानी जो है वो क्या है, कैसा माध्यम है, इसकी तुलना में विरल है। किसकी तुलना में, कांच की तुलना में। और ये कांच जो है ये इसकी तुलना में कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। तो मेरे हिसाब से जब दो माध्यम आपको दिए हो तो आप पहचान सकते हो कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जिसमें कण पास पास होंगे, ठोस की नेचर का होगा, वो क्या होगा, सघन होगा, और जो लिक्विड की फॉर्म में या फिर वायु की फॉर्म में है तो वो क्या होगा, विरल होगा। ठीक है, चलिए अब एक और चेक कर लेता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए, चलो ये पता चल ही जाएगा आपको, जिसके कण दूर दूर होंगे वो आपको सभी को पता है, इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आपतन कोण ये अविलंब आपतित किरण है, इन दोनों के बीच का ये वाली जो किरण है PQ, ये कौन सी किरण, आपतित किरण, और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण को बोलते हैं। और ये अपवर्तित किरण है और अविलंब है, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को कौन सा बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए फिर ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपके सामने बता देता हूँ सघन माध्यम में किस प्रकार से होता है, कैसे प्रकाश किरण विरल में जाती है और कैसे सघन में जाती है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ से जो प्रकाश किरण है, पहली कंडीशन बना रहा हूँ मैं, सघन से प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, विरल में। सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल में। तो क्या होगा, सघन से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। किस में जा रही है, विरल माध्यम में। यहाँ तो मैं ये बताऊँगा आपको, माध्यम, मीडियम, है ये, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन में आपको मैं चित्र बताऊंगा कि अब की बार किरण किस में जाएगी, विरल से किस में जाएगी, सघन में जाएगी। विरल से किस में जाएगी, सघन माध्यम में। तो इन दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से वो पहले एक तो डायग्राम वैसे ही है जैसे हमने बनाया था अभी। चलिए, ये वाला है अपवर्तक पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को अलग करता है, पृथककारी पृष्ठ मान सकते हो। अब सघन से विरल में जाना है तो ये वाला नीचे वाला सघन बनाते हैं अपन। सघन का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कांच हो सकता है, यानी कि या जल, यहाँ पर अगर मैं जल लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में दिखा दूंगा, एक ही चीज़ लेके देखते हैं ना, जल ही, जल और वायु लेके देखते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए, ये जल है, ठीक है, जो ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण गुजारेंगे, सघन से किस में गुजारेंगे, विरल माध्यम में। चलिए, अब मैं एक किरण गुजार देता हूँ यहाँ से। देखिए ये वाली है, ये वाली किरण है, और ये इस सघन माध्यम से चलकर किसमें प्रवेश कर गई, विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चीज़ बना देता हूँ यहाँ पहले से ही, ये है जैसे ये टकराएगी तो जिस पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसके लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। इन दोनों का जो पॉइंट है जहाँ पर ये किरण टकराती है वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अब इस बिंदु पे ये टकरा गई, टकराने के बाद में क्या होगा, जैसे ये किरण इस बिंदु पे टकराएगी तो ये सघन से किस में जा रही है, ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, विरल है, क्योंकि ऊपर वायु है। हमने मीडियम क्या लिया, हमने विरल मीडियम लिया, यानी कि वायु लिया है। और नीचे अभी मैंने आपको बताया ये वाला क्या था, जल था, और जल वायु की तुलना में क्या है, कौन सा माध्यम है, सघन, क्योंकि कण पास पास है।
ठीक है। तो ये विरल से सघन से किस में जा रही है? विरल। मैंने आपको बताया जब इसमें तो कण बहुत ज़्यादा दूर बहुत पास पास है, पर इसमें कण क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में दूर होते हैं। इसका मतलब इसमें प्रकाश के मार्ग में रुकावट कम आएगी, और जब रुकावट कम आती है तो ये क्या होती है? अपने मार्ग से जाना तो इसको यहाँ से चाहिए था। देखिए अपवर्तन तो होगा, क्योंकि अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित तो होगी, अपवर्तन तो होगा इसका। ठीक है, यहाँ से जाना चाहिए था, पर ये किरण क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, और कुछ ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान से सुनना। यहाँ पर यह हुआ कि जब कोई भी प्रकाश किरण, जब हम यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रकाश जो है, प्रकाश किरण आप लिख लीजिएगा, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसमें? सघन से, सघन माध्यम से, सघन से किस में जाती है? विरल माध्यम में जाती है। कौन से माध्यम में जाती है? विरल माध्यम में जाती है। विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में गमन करती है या जाती है, तो प्रकाश की चाल कम होगी कि ज़्यादा होगी? बताइए। सघन से विरल में जाएगी तो विरल में कण कम है, इसका मतलब सघन की तुलना में कम है, इसका मतलब प्रकाश की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और किरण जो है वो अभिलंब से क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी। किरण अभिलंब से, अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हटेगी। ये ध्यान रखना है। अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन से जब विरल में जाएगी तो विरल में जाते ही प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, और प्रकाश की चाल बढ़ने से बहुत स्पीड से प्रकाश निकलेगा, और जिससे वो जिस रास्ते से जा रहा है उससे तो हटेगा ही, पर वो विलंब जो है उससे भी दूर हो जाएगा, जिसके कारण से जो कोण जो है, अपवर्तन कोण है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ से देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये वाला देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का ये वाला जो कोण था वो कोण आई था, आपतन कोण। ये वाला कोण देखिए, और यहाँ से लेकर के इस किरण का ये वाला कोण देखिए, तो आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो कोण है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये किरण जो है अभिलंब से दूर हट गई है, इसकी वजह से इस कोण का मान भी क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट चित्र क्या है, यहाँ से ही देख लेते हैं। ठीक है, अब की बार किरण जो है वो कहाँ से आ रही है? विरल से सघन में आ रही है, तो वो तो अपने जो पहले हमने किया था वैसा ही चित्र बनेगा, जैसे हमने डेफिनेशन में बनाया था, सेम वैसा ही कुछ। ठीक है, ये नीचे वाला जो मीडियम है वो अलग है, ये मीडियम अलग है। अब जब कोई भी प्रकाश किरण ऊपर वायु है, यहाँ से मान लेना यहाँ पर क्या है? वायु है, और यहाँ क्या है? जल है। तो इन दोनों में अब सघन विरल तो आपको पता ही चल गया कौन सा होगा। ठीक है, जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो क्या होगा? देखिए ये वाली जो किरण है जहाँ से ये टकराई है, ठीक है ना, इसके लंबवत वाली ये जो रेखा है इस बिंदु पर, ये क्या कहलाती है? लंबवत रेखा होगी, वो काल्पनिक होगी, वो क्या होगी? अभिलंब होगी, ये अभिलंब है। ठीक है, अब ये जो किरण जो है ये क्या होगी? विरल से किस में जा रही है? सघन में जा रही है। इसका मतलब इसकी चाल जैसे ही ये विरल से सघन में आएगी तो सघन में ज़्यादा कण है, जिसकी वजह से इसकी चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है, इसको जाना कहाँ से चाहिए था? आप साफ देख पा रहे हैं, इस वाली किरण को जाना तो इधर साइड चाहिए था। कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको? यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक है ना, चलिए अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये टेढ़ी हो गई है थोड़ी रेखा। चलिए, ठीक है ना, रटना बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान से सुने, रटेंगे नहीं, रटोगे तो हर एक चीज़ हार्ड लगेगी, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से, अरे वो तो वैसे ही बना दी ना, सीधी निकाल दी हमने। चलिए, चलिए अब यहाँ से देखिए, ये वाली किरण आ रही थी कुछ यहाँ से। ठीक है,
तो जैसे ये सघन से किस में, विरल से किस में प्रवेश कर गई, सघन में प्रवेश कर गई, तो अपने मार्ग से तो हटी हटी पर अभिलंब की ओर झुक गई। देखो ये वाला अभिलंब है एन और एन डैश, ये क्या है, अभिलंब है। क्यों हटी, क्यों और ये चीज़ हुआ, तो आपको बताएगा कि जब विरल से सघन में जाएगी तो सघन में ज़्यादा कण है, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब लिखना आप, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, कम हो जाती है। और किरण जो है, किरण क्या होगा, और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। चलिए, अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब से, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और सघन से जब विरल में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम नॉर्मली आपको एकदम बेसिक तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से रफ कर दो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, अदरवाइज मैं रफ कर देता हूँ इसको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के नियम देखे थे ना, वैसे ही हमें किसके नियम देखने हैं, अपवर्तन के नियम देखने हैं। बस दो ही नियम है, ज़्यादा नियम नहीं है, याद रखना। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कौन कौन से नियम है, चलिए वही डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, एक डायग्राम और बनाते हैं वैसे का वैसे ही, और नियम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे अपन, ऐसे रेखा खींच ली, और हम क्या करेंगे, किरण गुजारेंगे। अपवर्तन के नियम देख रहे हैं, ये वाली किरण जो है वो आपतित किरण है, और ये वाला अभिलंब हो ही गया, और अभिलंब बना लेता हूँ पहले मैं। ये हो गया इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है। तो ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब हो गया तो ये वाली जो किरण जो है वो जानी तो इसको यहाँ से चाहिए थी, नीचे मान लो सघन माध्यम है, यहाँ से जानी चाहिए थी, पर ये अपने मार्ग को क्या कर गई, विचलित कर गई। अगर सघन में आ रही है तो विचलित कर गई, और ये किरण जाने लग गई कुछ यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये मान लीजिए नीचे वाला क्या मीडियम है, मान लो ये कौन सा माध्यम है, मान लो सघन माध्यम है, तभी ऐसा होगा क्योंकि अभिलंब की ओर तो तभी झुकेगी। और ऊपर वाले माध्यम को क्या मान लीजिएगा, विरल मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहाँ से कि ये वाली जो किरण है इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, और इसको मान लीजिए R। ठीक है, और नॉर्मल को, अभिलंब को आप मान लीजिए N और N डैश। अभी मैंने आपको बताया कि ये पी क्यू जो किरण है, आपतित किरण जो पृष्ठ पर आकर गिरती है, और इसको अपन इन दोनों के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होगा, और परावर्तित, ये सॉरी अपवर्तित किरण जो है, ये वाली अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा आर, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ से नियम देखिए, पहला नियम क्या है, ध्यान से सुन लेना। पहला नियम ये है कि ये कौन सी किरण है, पी क्यू किरण। अभी बोलोगे सर आपतित किरण है, तो मैंने लिखा आपतित किरण, आपतित किरण। और फिर मैंने बोला जो किरण अंदर की तरफ जाकर के अपने मार्ग से हट रही है उसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और बीच का जो है वो क्या है, अभिलंब, जो लंबवत रेखा है, काल्पनिक रेखा है, अभिलंब। इन तीनों का तल एक ही होता है, याद रखें, तीनों का तल क्या होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से निकलेगी, तीनों का एक ही तल होता है, एक ही तल होता है।
पहला नियम समझ में आ गया। देखिए कैसे, ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो है, ये तीनों जो है वो इसी बिंदु से, इसी तल से निकल रही है, इसी तल से निकल रही है, क्योंकि ये जो तल है, जैसे मान लो इसको ए और बी माना जाए, ये जो सरफेस है ए और बी, इसी तल से ये तीनों किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। तो इसका मतलब इन तीनों का तल एक ही है, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, इन तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है। पहला नियम समझ आ गया। चलिए दूसरा नियम, ये वही है, सेम ही जैसे परावर्तन के अंदर था, सेम ही है। दूसरा है आपतन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, अपवर्तन कोण का मतलब आर। ये देखो आई का मतलब आपतन कोण की, साइन को बोलते हैं ज्या, तो आपतन कोण की ज्या, और बटे में क्या है आर का मतलब अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में ज्या। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में लिखा हुआ है, इन दोनों का मान हमेशा हमेशा क्या होता है, स्थिरांक आता है। स्थिरांक का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, इन दोनों का मान क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या नियम बोलते हैं इसको, इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। यही नियम क्या है, स्नेल का नियम कहलाता है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है ना, नाम समझ आ रहा है ना। चलिए मैं मिटो देता हूँ, एकदम सही तरीके से लिख देता हूँ, एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या नाम है ये, तो सही नाम होना जरूरी है। चलिए इसी नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आधा से न दो मात्रा और ल, स्नेल। तो इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम क्या है, ध्यान से सुनना, इसको मैं हिंदी में लिखता हूं कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण का मतलब आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, साइन थीटा कोस थीटा होता है ना, तो साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, और नीचे क्या लगा हुआ है, अपवर्तन कोण, आई का मान, आर का मतलब क्या है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू जो है कांस्टेंट आएगी, सदैव स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। इसी नियम को, इसी नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, तो याद रखना अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है, ठीक है ना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और इसी नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। तो दोनों नियम समझ आ गए, दो ही नियम है इसके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों का एक ही तल होता है, एक ही प्लेन से निकलते हैं, और आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है वो सदैव स्थिर रहता है। इसे ही अपने किसका नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अगर जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में, आप जो आयताकार जो कांच की सिल्ली है उसके द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, चलो मैं इसके साथ ही साथ आपको बता देता हूँ अपवर्तन की घटनाएं। ये अगर आपसे कई बार पूछ लेता है कि अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं अपवर्तन की घटनाएं हैं, तो पहला है जब आप देखना एक कांच के गिलास में, कांच के गिलास में पानी में डूबी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, पानी में डूबी हुई पेंसिल क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, डूबी, डूबी, ठीक है ना, डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखना या मुड़ी हुई दिखाई देना, पेंसिल क्या दिखाई देती है, मुड़ी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देना। तो ये किस घटना पर आधारित है, प्रकाश के
अपवर्तन करना पड़ता है। तो याद रखना, कांच में जब आप पेंसिल, कांच के गिलास में पानी भर करके जब आप उसमें पेंसिल रखोगे तो आप देखोगे कि उस कांच के गिलास में जो पेंसिल है उसका नीचे वाला हिस्सा जो है या ऊपर वाला हिस्सा जो है, दोनों में से कोई सी भी हिस्सा देख लेना, आपको टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो वही चीज़ है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जो पेंसिल से जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो पानी से जब बाहर की तरफ आएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और विचलित होगी तो वो क्या, अवलंब से दूर हटेगी, जिसकी वजह से वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है ना। और दूसरा है जो कांच के अंदर गिलास जो है, ठीक है, कांच के गिलास में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। कांच के गिलास में रखा, गिलास में पानी में रखा हुआ, पानी में रखे सिक्के का तल, सिक्का मतलब 1 रुपया 2 रुपया कोई बस सिक्का है, सिक्के का तल जो है ऊपर उठाई देना, तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये भी घटना किसकी है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। आप देखना, एक पानी के कांच के गिलास के अंदर पानी भर करके उसके अंदर एक सिक्का डाल के देखना, आप ऊपर से जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सिक्का पेंदे से ऊपर उठा हुआ है। तो ये घटना किस पर आधारित है? अपवर्तन पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अपवर्तन क्या चीज़ है मेनली। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में हम कांच की सिल्ली से अपवर्तन का चित्र डायग्राम के बारे में समझेंगे, और उसके बाद में फिर हम लेंस स्टार्ट कर देंगे, और लेंस 1-2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप सभी एक चीज़ ध्यान से सुने, जितने भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम इजी कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, आपको लैंग्वेज पर कोई समस्या नहीं हो, इस वजह से मैं आपको प्रयास पूरा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने साथी बच्चों के साथ इसको डिस्कशन करें, और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, ये आप सुनिश्चित करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।